जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छी होगी। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। जिस धरातल पर हम चलते हैं उसके अंदर क्या है, प्रत्येक व्यक्ति जानने की उत्सुकता रखता है कि आखिर है क्या, मैग्मा है, पानी है, कितने भीतर तक है। ये सारी बातें करेंगे, साथ में ये भी बताएंगे जिस पर हम चलते हैं, जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, वो किससे बना है, सियाल क्या होता है, सीमा क्या होता है, नीफे क्या होता है। फिर बताएंगे कि क्रस्ट क्या होता है, मेंटल क्या होता है और क्रोड क्या होता है या कोर क्या होता है। ये जानेंगे ये है क्या, गुटेन वर्ग की असमता ये क्या कहलाता है, लहमेन का क्या कहलाता है, कोनार्ड का क्या कहलाता है, कितने किलोमीटर अंदर तक है। सारी बातें करेंगे एकदम बिंदास तरीके से। साथ में बहुत सारे चित्र भी ले रखे हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो जाएगा। अगर ये देखते हो ना तो बहुत मजा आने वाला है। साथ में सारे प्रश्न कर पाओगे, यहां से जो प्रश्न पूछे जाते हैं। जानेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ कि पृथ्वी के अंदर क्या है। बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, लेकिन प्रमाणों में अभाव पाया गया है। बहुत ठोस चीजें नहीं मिल पाई हैं, क्योंकि या तो छेद करके देखा जाए तभी तो ठोस सबूत मिलेगा। छेद किया नहीं, केवल अनुमान लगाया गया है। अगर हम ये कहें ड्रिल कहां पर किया गया है, भारत में नहीं किया गया, ये रूस के क्षेत्र में किया गया था, मात्र 12 किलोमीटर तक। बस इतना होल किया, इसके 12 किलोमीटर तक हम जान पाए बहुत अच्छे तरीके से कि इसके अंदर क्या है। उसके अंदर अगर ड्रिल करते हुए पाए गए तो मैग्मा निकल आएगा, ज्वालामुखी फट जाएगा। इसके कारण केवल हम 12 किलोमीटर गहराई तक पहुंच पाए, बाकी प्रमाणों का अभाव है। लेकिन जो भूवैज्ञानिकों के द्वारा कहा गया है उनकी बात करेंगे कि कैसे बांटा गया है, कितने किलोमीटर तक। तो इसकी जो त्रिज्या है ना, वो लगभग 6371 किलोमीटर है। कहीं कहीं 6370 मिल जाएगा, कहीं कहीं 6378 मिल जाएगा, कहीं 6371 मिल जाएगा। तो इस प्रकार का डाटा अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा। तो 6370 या 71 अप्रोक्स हम मान सकते हैं। ये त्रिज्या है। अब आप कहोगे सर त्रिज्या क्या होती है, ये मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा परिचय बता दिया। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को दो भागों में बांटा गया है, एक अप्राकृतिक स्रोत और एक प्राकृतिक स्रोत। तो हम कहेंगे सर अप्राकृतिक स्रोत कौन से होते हैं, तो घनत्व होता है, डेंसिटी, प्रेशर और टेम्परेचर। यानी घनत्व, दाब और ताप या अप्राकृतिक स्रोत होते हैं। अब आप कहोगे सर घनत्व क्या होता है, दाब क्या होता है, ताप क्या होता है, तो ये मैं अभी बता रहा हूं आपको कि ताप और घनत्व क्या होता है। उससे पहले हम इसको समझते हैं। प्राकृतिक स्रोत यानी हमसे पता लगा है जब ज्वालामुखी फटता है तो नीचे से क्या क्या तत्व निकलते हैं, तो ज्वालामुखी से भी हमको पता लग पाता है। जब उल्का पिंड गिरता है ऊपर से तब भी पता लगता है कि कौन कौन से साक्ष्य पाए गए। जब भूकंप तरंगे, जब सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंगे मापी जाती हैं तो भी हमें कुछ आंतरिक संरचना या पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्राकृतिक है, जहां से भी हमको प्राप्त होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। घनत्व की बात करूं दोस्तों, तो पृथ्वी के अंदर यानी नीचे जाने पर, धरती के नीचे जाने पर घनत्व भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है और तापमान भी बढ़ता है। सारी चीजें बढ़ती हैं और ऊपर जाने पर सारी चीजें कम हो जाती हैं। समझ गए? चलिए, अगर ये प्रश्न ऐसे ही पूछा गया कि संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो याद रखेंगे 5.51 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है, याद रखेंगे। भूपर्पटी क्या है, भूपर्पटी आगे हम बताएंगे, क्रस्ट क्या होती है, लेकिन अभी यहां पर इतना याद रखेंगे इसका घनत्व कितना होता है, 3 होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो क्रोड, जो कोर होता है, उसका घनत्व कितना होता है, ये भी मैंने यहीं पे बता दिया, लगभग 11 के आसपास, 10-11 होता है। अब ये क्या होता है, ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, ये हम आगे बताएंगे, याद रखेंगे। तो घनत्व नीचे जाने पर बढ़ता है, बस इतना याद रखना। और अगर हम दाब की बात करेंगे दोस्तों, तो दाब और घनत्व दोनों ही बढ़ते हैं नीचे जाने पर, मैंने बताया। अगर तापमान की मैं बात करूंगा तो लगभग 32 मीटर नीचे जाने पर, 32 मीटर नीचे जाने पर तापमान 1 डिग्री बढ़ जाता है, हमको याद रखना है। अब आप कहोगे सर ऊपर अंतरिक्ष पे जाने पर क्या होता है, तो 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है। तब यहाँ आप देखते हो पहाड़ों पर हम घूमने जाते हैं या ऊंचे टीलों पर घूमने जाते हैं तो वहां का तापमान कम होता है।
क्यों? क्योंकि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, और नीचे की बात करूंगा तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, यही लिखा हुआ है। प्राकृतिक स्रोत की मैं बात करूं तो एक तो ज्वालामुखी बताया, एक भूकंप बताया, एक उल्कापिंड बताया। ज्वालामुखी जब निकलता है जिसे हम कहते हैं लावा, और जब तक पृथ्वी के अंदर है तो उसे मैग्मा के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से निकलने वाले जो तत्व होते हैं तरल मैग्मा, उसके आधार पर भी हम आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। एक तो ये हो गया। जब भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ जो यंत्र होता है उससे भी हम पता लगा लेते हैं, आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं उसकी तरंगों के आधार पर। और तीसरा है उल्कापिंड के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं भैया, ये स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। उल्कापिंड एक प्रकार की चट्टानें ही होती हैं, याद रखेंगे। तो हमने 3 प्रकार देख लिए, ज्वालामुखी, भूकंप और उल्कापिंड। ठीक है, जब उल्कापिंड धरातल पर गिरता है, जैसे एक एग्जाम्पल महाराष्ट्र में बुल्डाना जिला है एक, वहां पर लोनार झील है, वहां पर एक उल्कापिंड गिरा था, तो आज उसको क्रेटर झील के नाम से जानते हैं ना। तो ऐसे समझिएगा। अभी तक मैंने बताया घनत्व के बारे में, दाब, नीचे जब जाओगे तो दाब भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा और तापमान भी बढ़ेगा। प्राकृतिक स्रोतों से पता लगाए, जब मैग्मा बाहर निकलता है तो उससे भी हम आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं। भूकंप जब आता है तो सिस्मोग्राफ से उसको मापा जाता है ना, उससे की तरंगों के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं कि भैया पृथ्वी के या धरातल के नीचे क्या है। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एक ग्राफ बनाया है, इसको समझने की बात करते हैं। अब आप कहोगे सर ये है क्या? मान लेते हैं जैसे आपने तरबूज देखा है, तरबूज को कहते हैं मीठा है या फीका है, उसके अंदर जो रेड कलर का होता है तरबूज बड़ा वाला, जब उसको काट के देता है तो इतना बड़ा पीस निकालता है ना कि लो भाई चेक करके देखो, निकालता है ना। अब वही तरबूज समझ सकते हैं पृथ्वी है, और उसी तरबूज में से मैंने इतना सा भाग निकाल लिया, इतना भाग निकाल लिया, ये नीचे वाला कोर आ जाएगा, बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा। और इस प्रकार से, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी है, पृथ्वी का मैंने ये वाला हिस्सा इस प्रकार से निकाल लिया, तो यही हिस्सा यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, चलो तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। जो ऊपरा है, ऊपरी वाली है सबसे ऊपर, इसको कहते हैं सियाल। अब आप कहोगे सर सियाल क्या होता है, आगे मैं बताऊंगा। और जो बीच वाला होता है इसे सीमा बोलते हैं, और लास्ट वाले को बोलते हैं निफे। सियाल का मतलब सिलिका और एल्युमिनियम की परत पाई जाती है, कह सकते हैं ये। ठीक है, देखते हैं। तो जो ऊपरी परत है भाई, कौन सा वाला, ये जो ऊपरी परत है ये वाली, इसे कहा जाता है सियाल। सियाल का मतलब है सिलिका और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है पहली परत में, या सबसे ऊपरी परत हम कह सकते हैं। जो मध्य वाली है उसे कहते हैं सीमा। सीमा का मतलब है सिलिका और मैग्नीज इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। निफे का मतलब है निकेल और आयरन यहाँ पर सबसे ज्यादा देखा जाता है इस वाले भाग में। एक प्रकार से हम इसको कह सकते हैं भूपर्पटी भी कह सकते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, भूपर्पटी भी कह सकते हैं, इसको मेंटल भी कह सकते हैं, मेटल या मेंटल भी कह सकते हैं, और इसको क्रस्ट या क्रोड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्रोड के नाम से या कोर के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखेंगे। इसको आगे मैंने बहुत अच्छा विस्तार से अगले बताया है कि मेंटल, भूपर्पटी क्या है, क्रस्ट भी इसको कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको क्रस्ट भी कह सकते हैं, याद रखेंगे। अब हम देख लेते हैं कि इसको 3 भागों में बांटा गया है, तो यहां से प्रश्न कैसे आते हैं, देखते हैं। जो सियाल है, पृथ्वी की पपड़ी, पपड़ी का मतलब जो ऊपरी पपड़ी या परत कह सकते हैं, पृथ्वी की ऊपरी पपड़ी की परत है, ये है सिलिका और एल्युमिनियम। सी से हो जाएगा सिलिका और एआई से हो जाएगा एल्युमिनियम से मिलकर बनी होती है। सियाल शब्द सिलिका एसआई और एल्युमिनियम एआई के पहले 2 अक्षरों से मिलकर बना है। सियाल का औसत गहराई की बात करूंगा तो 50 से 300 किलोमीटर है, और इसके घनत्व की बात करें तो 2.75 से लगभग 3 तक होता है। यानी इसकी लंबाई की बात करें, जो मोटाई है ये वाली, तो अप्रॉक्स में 300 किलोमीटर हम मान सकते हैं। ठीक है, यही लिखा है, गहराई 50 से 300 किलोमीटर के बीच में होती है, हमको याद रखना है। तो सियाल क्या होता है आप बता सकते हो, परपटी या पपड़ी है पृथ्वी की ऊपरी। सियाल महाद्वीपों पर मोटा होता है और समुद्र में नीचा होता है।
अब आप कहोगे ऐसा क्यों? ये दोस्तों ये तट है, ये कोई क्या, ये वृक्ष है कोई, ये कोई यहाँ पर कोई व्यक्ति बना देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये, और यहीं पर हम एक सागर बना देते हैं, मान लेते हैं ये कोई सागर है, ये कोई ये प्रकार से सागर है, ये धरातल है, धरातल के नीचे ही तो इस प्रकार से सागर होता है या ना होता है? बिल्कुल होता है। अब आप देखो इसका और यहां से और इसकी दूरी देखो, और यहां से और इसकी दूरी देखो, दोनों में अंतर है या नहीं है? अंतर है या नहीं है? बिल्कुल अंतर है। तो यही कह रहा है कि सियाल महाद्वीपों पर मोटा होता है, ये महाद्वीप है जहां पर हम रहते हैं, यहाँ पर मोटा दिख रहा है, और जो महासागर है वहां पर पतला दिखेगा। यही बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सियाल में चट्टानों की विविधता पाई जाती है, यानी इस वाले जो क्षेत्र में जो चट्टानें पाई जाएंगी इसमें विविधता पाई जाती है। इसमें बड़ी मात्रा में बैसाल्टिक चट्टानें भी पाई जाती हैं, अवसादी चट्टानें भी पाई जाती हैं, याद रखेंगे। इसमें तो विविधता पाई जाती है, सबसे ज्यादा जो चट्टानें पाई जाती है वो अवसादी और बैसाल्ट की होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। बैसाल्ट सबसे ज्यादा मानेंगे। तो यहां से में अभी इतने ही प्रश्न पूछे जाते हैं, सियाल के बारे में हमको याद रखना है। अब हम सीमा के बारे में बात करेंगे। सीमा में सा से सिलिका और मा से मैग्नीज होता है। ये सियाल के ठीक नीचे पाई जाती है, सियाल के ठीक नीचे सीमा पाई जाती है, याद रखेंगे। वो सीमा वाला वो नहीं है, ये सीमा है, सियाल और मैग्नीशियम की बनी होती है, याद रखेंगे। इस परत का औसत घनत्व कितना है? तो 2.9 से 4.7 के बीच में होता है। इसकी मोटाई की बात करें तो लगभग अप्रॉक्स में 1 से 2000 किलोमीटर होती है। ये वाली ये कितना होता है ये वाला? तो आप कह सकते हो 1000 से लगभग 2000 किलोमीटर तक होती है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए निफे की बात करें तो भैया इस परत में निकिल या निकेल और आयरन से मिलकर बनी होती है। ये सीमा के नीचे स्थित परत है जिसका औसत घनत्व 11 होता है अप्रॉक्स में। ये सीमा से नीचे है, सीमा से नीचे है, याद रखेंगे। ये वाले की निफे की बात कर रहे हैं। तो अभी मैंने केवल इतना बताया है कि सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम, सीमा में सिलिका और मैग्नीशियम, निफे में निकिल और आयरन, याद रखेंगे, इससे मिलकर बनी होती है। इतनी बात समझो, और इसका घनत्व कितना है वो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम जान सकते हैं जो टुकड़ा हमने आपको अभी बताया था, जो टुकड़ा लिया था, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये वाला टुकड़ा हमने आपको अभी दर्शाया है, ये वाला भी इसी प्रकार से बताया। हमने कहा था ये वाला पूरा भाग है नीचे वाला, इसे निफे कहते हैं, इसे निफे कहते हैं। और ये वाला जो भाग है दोस्तों, ये वाला, इसे हम मेंटल कहते हैं या इसे हम सीमा कहते हैं। और ये भाग बचा हुआ भाग है, इसे हम सियाल कहते हैं, SIAI, सियाल। और ये सीमा है और ये वाला निफे है। यही मैंने बताया, यही बताया। अब इसे हम दूसरी भाषा में समझते हैं, इसे हम दूसरी भाषा में समझते हैं। चलो इसे हम दूसरी भाषा में समझते हैं। ब्लैक ले लेते हैं, ऐसे समझिए। ये वाला है, ये टुकड़ा हमने इतना काट लिया, यही टुकड़ा हमने अभी आपको बताया था। तो ये वाला जो भाग है, ये वाला, यहां से अगर मैं ड्रॉ करूं, 3 भाग बना लेते हैं। जो नीचे वाला भाग है इसको कहते हैं क्रोड़। क्या कहते हैं इसको? क्रोड़ कहते हैं। बीच वाले भाग को मेंटल कहते हैं, और इसे कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी कहते हैं, या क्रस्ट के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि क्रस्ट में क्या क्या मिलता है, मेंटल क्या है और क्रोड़ क्या है, इसको किस प्रकार से बांटा गया है ये भी हम जान सकते हैं, इनको कैसे बांट के पढ़ सकते हैं। तो वहां पर मैंने मैप लिया है, इसी का मैंने बड़ा रूप यहां पर दर्शाया हुआ है। यहां से अगर बांटा जाए ये वाला, तो ऊपर वाला क्रस्ट है, भूपर्पटी कह सकते हैं। इसके ऊपर वाला ये वाला मेंटल है, और इसके नीचे वाला क्रोड़ है, या इसको हम कोर कह सकते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। क्रोड़ है, याद रखेंगे, नीचे वाले क्षेत्र को कह सकते हैं। कितने किलोमीटर तक है ये, और इसके बीच में क्या क्या पड़ता है, इसको समझाता हूं। यहां से हमारे एग्जाम में अनंत प्रश्न देखे गए।
अनंत कह सकता हूं। बहुत प्रश्न जैसे चाहे वो वैसे पूछ सकता है। डाटा हमारे पास में, हम देखेंगे कैसे पूछे जाएंगे। चलो, इसको दो भागों में बांटा गया है, किसको? क्रस्ट को, या इसको भूपर्पटी कहते हैं। एक है ऊपरी भूपर्पटी और एक है नीचे भूपर्पटी या नीची क्रस्ट। तो आप कहोगे सर इन दोनों को कौन अलग करता है? तो आप कहोगे सर इन दोनों को अलग करता है कोनार्ड असंबता। अब आप कहोगे कभी कहीं कोनार्ड इस प्रकार से भी लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कोनार्ड की असंबता याद रखेंगे, अलग करता है। अब आप कहोगे असंबता या डिसकॉन्टिन्यूटी क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है इस शब्द का? असंबद्धता, इसका मतलब समझो अलगाव करना या अलग करना। अब आप कहोगे अलग कैसे करना? जैसे 5 उंगली है तो हाथ में, लेकिन है तो सब अलग अलग। जैसे आपने एक और एग्जांपल देखा होगा, दो सागर कभी आपस में नहीं मिलते। एक सागर का पानी बहुत स्वच्छ है और एक सागर का पानी गंदा है, तो बीच में नहीं मिलते, तो बीच की जो लहन है ना, वही है असंबद्धता। तीसरा एग्जांपल, मतलब दो चीजें मिल नहीं पा रही हैं, बीच में अलग अलग है, उसी को कहते हैं असंबद्धता या डिसकॉन्टिन्यूटी, याद रखेंगे। समझ गए? तो इन दोनों को अलग कौन करता है? तो आप कहोगे कोनार्ड असंबद्धता अलग करती है। अब आपसे प्रश्न आएगा निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कौन अलग करता है? तो मोह याद रखेंगे, कहीं कहीं मोह लिखा होगा, केवल याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊपरी और निचली मेंटल को अलग कौन करता है भैया, तो आप कहोगे रेपटी असंबद्धता अलग करता है। निचली मेंटल और बाह्य क्रोड़ को कौन अलग करता है? गुटेन वर्ग। और बाह्य क्रोड़ को और आंतरिक क्रोड़ को कौन अलग करता है? तो लहमेन असंबद्धता। ये अलग करते हैं अलग अलग प्रकार से। अब आपसे पूछा जाएगा बताओ जो गुटेन वर्ग असंबद्धता है वो कितने किलोमीटर पर है? तो आप कहोगे 2900 किलोमीटर पर है, और रेपिड 700 किलोमीटर पर है, और मोहो 200 किलोमीटर पर है। और ये वाला गुटेन हो गया ना, हाँ ये वाला। अगर ये कहेंगे लहमैन कितने किलोमीटर पर है, तो 51-50 किलोमीटर पर है। ये डाटा कहीं कहीं 2-4 किलोमीटर इधर उधर देखा गया है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। कैसे बांटा गया है एक बार आगे मैं बताऊंगा। अभी बात करेंगे भूप्रपटी या क्रस्ट की बात करें। अब आप कहोगे सर कैसे बात करेंगे? देखो, ये ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है। पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है ये, यानी जो पृथ्वी है, इस प्रकार से मैं बनाऊं तो पृथ्वी का ये वाला जो भाग होता है यही तो बाहरी है, यही तो बाहरी है। इसी को बोलते हैं भूप्रपटी या इसी को क्रस्ट के नाम से हम जानते हैं। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर तक है, जबकि महाद्वीपों में कहीं कहीं 30 मिलेगा, कहीं कहीं 33 मिलेगा। जैसे मैंने यहां पर बताया, यहीं पर समझ लेते हैं। जैसे महासागर ये वाला एक मैंने महासागर बना दिया, तो महासागर से देखोगे तो हमेशा मोटाई कम होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि महासागर गहरे होते हैं स्थल की अपेक्षा, तो वहां से मोटाई कम होती है और स्थल वाले भाग से मोटाई अधिक होगी। तो यही मैं बताने की बात कर रहा हूं, ठीक है। भूकंप लहरों की गति में अंतर के आधार पर भूपर्पटी को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? भूकंपीय लहरों की गति के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। जैसे एक हमारा ऊपरी क्रस्ट और एक निचली क्रस्ट, यही मैंने कहा, यही इसी दो भागों में बांटा गया। तभी तो इन दोनों भाटों में कोवाड़ मिला था, कोवाड़ असमता मिली थी, हाँ या ना? ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में घनत्व संबंधी ये असमता कोनार्ड असमता कहलाती है। ये मैंने आपको बताया भी था। और मैंने ये भी कहा था कि भूपर्पटी का निर्माण सिलिका और एल्युमिनियम के पदार्थों के कारण हुआ है, इसलिए इसको सियाल परत के नाम से भी जानते हैं, ये भी मैंने बताया था। भूपर्पटी को 3 भागों में बांटा गया है, या 3 भागों में बांट सकते हैं। इसमें अवसादी चट्टानें भी मिलती हैं, ग्रेनाइट भी मिलती है, और बैसाल्ट चट्टानें भी मिलती हैं, या परत पाई जाती है। अवसादी परत, ग्रेनाइटिक लिखा है, ग्रेनाइट और बैसाल्टिक, ठीक है, परतें पाई जाती है। इस परत का घनत्व कितना है? तो आप कहोगे 2.7 से 3 पॉइंट तक याद रखेंगे घनत्व है यहाँ का। और समुद्र के नीचे भूपर्पटी कम मोटी होती है, और समुद्र
में बेसाल्ट भूपर्पटी पाई जाती है। ये कह रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं पर देख लो, जैसे मान लेते हैं ये धरातल है, ये धरातल है, समझ लेना, ठीक है, यहीं पे समझा देता हूं मैं। ये धरातल है, धरातल के नीचे और इस साइड में मान लेते हैं ये वाला, ये सागर और महासागर, और ये वाली है हमारा क्रस्ट की आंतरिक संरचना, या क्रस्ट का अंतिम भाग है ये हम कह सकते हैं निचली क्रस्ट है, ये निचली क्रस्ट बनाई है। अब मैं यहां पर, आप ये देखो, ये स्थल वाला भाग है जहां पर कोई वृक्ष या पेड़ पौधे या हम रहते हैं। यहां पर देखो इसकी मोटाई अधिक है, और ये सागर से देखोगे तो मोटाई कम है। तो इसकी जो परत पाई जाती है सागर की, ये वाली तो बेसाल्टिक या बेसाल्ट की पाई जाती है। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, याद रखेंगे, ठीक है। और मैंने कहा ये लगभग 30 से 33 किलोमीटर होती है, और ये 5 किलोमीटर होती है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मेंटल की। किसकी बात करेंगे? मेंटल की। मेंटल कहां पड़ता है? तो बीच वाले क्षेत्र में। भूगर्भ में भूपर्पटी के जो नीचे का भाग है ना, अभी बताया, उसे मेंटल कहते हैं। ये मोहोरोबिकी असमता से प्रारंभ होकर 2900 किलोमीटर गहराई में पाया जाता है। 2900 किलोमीटर गहराई तक पाया जाता है, यानी यहीं से तो स्टार्ट हो रहा है, यही तो कह रहा हूं मैं, यहां से स्टार्ट होता है ये, और कहां तक पाया जाता है? 2900 किलोमीटर। यह हम गुटेन वर्ग असमता भी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं कि यहां से और यहां तक ये पाया जाता है। क्या? मेंटल, याद रखेंगे। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच घनत्व संबंधी असमता पाई जाती है, इसे रेपेटी कहते हैं। रेपेटी, रेपटी, कई जगह इसी प्रकार से शब्द मिलेंगे आपको, याद रखेंगे। ऊपरी मेंटल के भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं, इंग्लिश में एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। ऊपरी मेंटल, यानी हम ये कह सकते हैं जी वाला जो भाग है ना, इसको हम एस्थेनोस्फीयर के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहोगे सर ये एस्थेनोस्फीयर का मतलब क्या है? एस्थेनोस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, इसको कहा जाता है दुर्बलता मंडल के नाम से, इसको जानते ही, कई बार प्रश्न आया हुआ है। दुर्बलता मंडल का घनत्व कितना है? तो 4.5 ग्राम सेंटीमीटर है, याद रखेंगे। मेंटल का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है? तो सिलिका और मैग्नीशियम, ये मैंने बता दिया, जिसके कारण इसको सीमा कहा जाता है, पीछे बताया अभी। और मेंटल का घनत्व कितना है टोटल? तो 3.3 से 5.5 है इसका, याद रखेंगे। पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा क्या क्या पाया जाता है? तो आयरन और लौह सबसे ज्यादा पाया जाता है। और ये पूछा जाए कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या पाया जाता है, भूपर्पटी रचना में के सामान्य तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं भूपर्पटी पर, कौन कौन से पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पाया जाता है, इससे ज्यादा तो आयरन भी पाया जाता है, याद रखेंगे, लोहा। उसके बाद पाया जाता है ऑक्सीजन 46%, सिलिकॉन 27% या 28 भी लिखा हुआ मिलेगा कई जगहों पर, 46 की जगह 47 भी मिलेगा। एल्युमिनियम 8.13, लोहा 5, कैल्शियम 3.63, सोडियम 2.83, पोटेशियम 2.59, मैग्नीशियम 2.09% पाया जाता है। ये डाटा कभी कभी पूछ लेता है, मिलान करने को आ जाता है कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, निकिल की मात्रा कितनी पाई जाती है, निकिल नहीं लिखा यहां पर, एल्युमिनियम, सिलिकॉन की मात्रा कितनी पाई जाती है, हमको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीजें। उसके बाद में हमारा क्रोड़, इसे कोर भी कह सकते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग को कहते हैं ये। गुटेन वर्ग असमता से लेकर 6370, कहीं 71, कहीं 78 भी मिलेगा, गहराई तक भाग को क्रोड़ कहा जाता है। कहां से? यहां से गुटेन वर्ग। अब आपको गुटेन वर्ग का मतलब यहां से लेकर और यहां तक ये पूरा भाग क्या कहलाता है? ये क्रोड़ कहलाता है। यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये परत भी दो भागों में विभाजित है, बाह्य कोर या क्रोड़ और आंतरिक क्रोड़ या कोर। कैसे? जैसे इन परतों के बीच में लहमैन असमता पाई जाती है। अब आप कहोगे ये कैसे प्रश्न आएगा? तो आप देखो, इन परतों के बीच में क्या पाया जाता है? लहमैन असमता पाई जाती है या डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, याद रखेंगे।
क्रोड़ के ऊपरी भाग का जो घनत्व होता है ना वो कितना होता है, तो ये याद रखेंगे लगभग अप्रॉक्स में 10 ग्राम होता है सेंटीमीटर क्यूब, तथा आंतरिक भाग को घनत्व कितना होता है, तो 12 से 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, याद रखेंगे। क्रोड़ परत में निकेल और आयरन या लोह की मात्रा अधिक होने के कारण इस परत को निफे भी कहा जाता है, ये मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। आंतरिक क्रोड़ ठोस है और इसका आकार चंद्रमा के आकार का लगभग 70% है। तो प्रश्न आएगा जो आंतरिक है वो तरल है या ठोस है, तो आप क्या कहेंगे, अब वो ठोस है भैया। पृथ्वी के कोर का तापमान करीब कितना है, लगभग अप्रॉक्स में, कई जगह बहुत डाटा अलग अलग मिलेगा, तो मैंने यहाँ अप्रॉक्स में लिखा है 5706,000 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। कहाँ का, तो आप कहोगे ये बीच की बात कर रहा हूं दोस्तों, यहां का तापमान की बात कर रहा हूं, ठीक है, यहां की बात कर रहा हूं। और एक चीज मैं और बता दूं, कहां थे हम, ज्वालामुखी पे, भूकंप पे। जो भूकंप तरंगे हैं ना उनको 2-3 प्रकार से बांटा गया है, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये फैक्ट पूछा गया है। भूकंप तरंगे 2 प्रकार की, वैसे 3 प्रकार की होती है, हम यहाँ पर 2 प्रकार की देखेंगे। एक होती है पी तरंगे, प्राइमरी या प्राथमिक तरंगे, प्राथमिक तरंगे होती हैं, और एसओ यानी सेकेंडरी वेव्स, या हम इसको द्वितीयक बोल सकते हैं, द्वितीयक तरंगे होती हैं ये। प्राथमिक तरंगे का मतलब है इन्हें अनुदैर्ध्य तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, और इनका मतलब है अनुप्रस्थ तरंगों के नाम से भी जाना जाता है, तरंगों के नाम से भी जाना जा सकता है। जब ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाती हैं, आंतरिक भाग में धीमी हो जाती है, भाग में इनकी गति कैसी हो जाती है, धीमी हो जाती है, और इनकी जो गति हो है वो खत्म हो जाती है, शून्य हो जाती है आंतरिक भाग में। ये होती है प्राथमिक तरंगे, की होती है द्वितीयक तरंगे। तो प्रश्न यहां से ये आता है कि प्राथमिक तरंगों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक तरंगों को क्या कहा जाता है, हमको याद रखना है, ठीक है। अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ तरंगे किसे कहते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने पर कौन सी तरंगे समाप्त हो जाती हैं, तो द्वितीयक या सेकेंडरी वेव्स। कौन सी तरंगे धीमी हो जाती हैं, प्राथमिक वेव्स, हमको याद रखना है, ठीक है। ये कुछ ऐसे ही फैक्ट पूछ लिए गए कभी कभी। तो ये था हमारा पूरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना से। यहां से ये वाले प्रश्न बहुत आते हैं, ये वाले, ये प्रश्न, और इसका जो डाटा है ये भी कई बार पूछा गया हमारे एग्जाम में, हमको याद रखना है। अब ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, तो मैं ये भी आपको बता देता हूं। टेलीग्राम पर आप सर्च करोगे GS विष्णु सर, कहां पर, टेलीग्राम पर सर्च करोगे, वहां पर एक चैनल खुलकर आएगा, वहां पर टोटल कंटेंट पड़ा हुआ है, आप डाउनलोड कर लेना। लेक्चर अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।